तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेकेंड यूनिट को कवर करेंगे और इसमें हम पिक करेंगे दो टॉपिक, बेलमेंट एंड प्लेज। आप सब ने फाउंडेशन के अंदर इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है, आप सब ने इसके बारे में सुना हुआ होगा। आज लेकिन हम इसके प्रोविजंस को फॉर्मली पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस आता है। अगर आप चेक करो तो ये आपके पास पूरा चैप्टर ओवरव्यू दिया हुआ है जिसमें बेलमेंट से रिलेटेड आपके प्रोविजंस है सेक्शन 148 से 171 तक, और फिर प्लेज आता है जिसमें 172 से 181 तक है, और लास्ट में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द बेलमेंट एंड प्लेज। जैसे हमने गारंटी और इंडेमनिटी को पढ़ा था, डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज ये अपने पास रहेगा, प्लेज एंड बेलमेंट। सो जैसे इंडेमनिटी गारंटी, वैसे यहाँ पे बेलमेंट और प्लेज। सो देखो, बेलमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी को कोई सामान डिलीवर करते हो। सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ बेलमेंट, you all understand ownership and possession, right? So here only the possession of the goods is transferred. Okay, the possession is transferred, the ownership is retained. ठीक है, possession is transferred, ownership is retained. और यहां पर क्या होगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स देगा, कोई भी सामान देगा और वो पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए देगा। तो बेलमेंट इज व्हाट? बेलमेंट is the delivery of the goods by one person to another for some purpose, right? अब यहां पर देखना, for some purpose, एक तो ये रहता है upon a contract, and ये जो goods है, the goods shall when the purpose is accomplished this is going to be returned or it will be disposed of according to the directions of the person delivering them. अब जो इंसान गुड्स को डिलीवर करता है उसको हम बोलते हैं बेलर, और जिसको गुड्स दिया जाता है उसको हम बोलते हैं बेली। सो बेलर इज द बेसिकली ओनर ऑफ द गुड्स, ओके, एंड बेली वो इंसान है जिसको गुड्स का पोजेशन दिया जाता है। सो वेयर एक्स डिलीवर्स हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई, एक्स इज व्हाट? एक्स इज द बेलर and y is the bailey, and what is the purpose? The purpose is the repair. So as soon as the car is repaired, आप यहाँ पे कार को रिटर्न कर दोगे। X delivers a piece of cloth to Y, a tailor, to be stitched into a suit. This is the purpose, right? X is the baler, Y is the bailey. Goods given to a friend for his own use without any charge, ये भी आपके लिए क्या रहेगा? This is also bailment. Goods delivered to Blue Dart for carriage, this is also what? This is also bailment. Baler, bailey, and this is the purpose. अब यहाँ पर भी क्या रहेगा? There is going to be a contract. So the bailment is based upon a contract, और ये जो contract होगा this can be express or this can be implied, and no consideration is necessary to create a valid contract of bailment. Otherwise आप देखो, contract अगर आपको create करना है तो उसके लिए आपके पास कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन यहां पर क्या बताया हुआ है कि अगर आप बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इट कैन बी मेड without any consideration. That is why you have this particular case, goods given to a friend for a use, right, for his own use, this is without any charge, this is also what? This is also bailment. गुड्स का यहाँ पे डिलीवरी हो सकता है। क्या ये जाना पहचाना वर्ड लग रहा है आपको? क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? आपने फाउंडेशन के अंदर इसको पढ़ा था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, करेक्ट? सो एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकता है गुड्स का, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकता है। एक्चुअल डिलीवरी अगर आप बोलोगे तो एक्चुअल डिलीवरी के अंदर आप गुड्स को फिजिकली डिलीवर करते हो, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब आप कुछ भी इस तरह से करते हो जिससे कि गुड्स किसी और पर्सन, मतलब सामने वाले इंसान के पास वहां पहुंच जाता है। जैसे अगर आपने किसी को कार की कीज पकड़ा दी तो वो भी क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया। वेयर हाउस का आपने चाबी पकड़ा दिया, वो भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर यू कैन डू एनीथिंग, राइट, विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स इन द कस्टडी ऑफ द बेली। पर्पस तो हमेशा ध्यान रखना, बेलमेंट के अंदर कोई ना कोई पर्पस होगा, बिना पर्पस के गुड्स आपको दिया नहीं जाएगा। पोजेशन ट्रांसफर किया जाता है, there is a change in the possession and this possession goes from the baler to the bailey. Okay, बेलर से ये possession transfer हो जाता है to the bailey, and the change of the possession does not
लीड टू द चेंज इन द ओनरशिप। ये पॉइंट ध्यान रखना, द बेलर कंटिन्यूज टू रिमेन द ओनर ऑफ द गुड्स, ठीक है। एंड वेयर द पर्सन इज इन द कस्टडी विदाउट द पोजेशन ही बिकम्स अ बेली। तो ये लाइन भी आप आगे याद रखना, दैट वेयर अ पर्सन इज इन द कस्टडी ऑफ द गुड्स विदाउट द पोजेशन, विदाउट द ओनरशिप, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ही इज द बेली, ओके। फिर देखो, जैसे सर्वेंट ऑफ अ मास्टर हु इज इन कस्टडी ऑफ द गुड्स ऑफ द मास्टर डज नॉट बिकम बेली। व्हाई? बिकॉज गुड्स का पोजेशन अभी भी किसके पास है, वो मास्टर के पास ही है। तो बेलमेंट में पोजेशन ट्रांसफर होना जरूरी है। तो सर्वेंट जो है वो अभी भी क्या कर रहे हैं, मास्टर का ही गुड्स को होल्ड करके रख रहा है, और मास्टर के बिहाफ में ही होल्ड को गुड्स, जो गुड्स है उसको होल्ड करके रखा हुआ है उसी के गोडाउन में। तो यहाँ पर पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुआ। सेम वे अगर आप देखो, डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन द बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट। वाई? क्योंकि ऑर्नामेंट जिस लॉकर में रखा जा रहा है वो लॉकर तो अभी भी किसका है, ओनर का ही है, ठीक। सो द ऑर्नामेंट्स आर स्टिल इन द पोजेशन ऑफ द ओनर एंड केप्ट इन द लॉकर एट द बैंक। द लॉकर which belongs to the owner itself, the key is still with the owner, the key is still with the owner। तो यहाँ पर ये बेलमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप ये ऑर्नामेंट्स को किसी ज्वेलर के पास देते हो, उसको बोलते हो इसको आप चेंज कर दो, इसमें डिजाइन चेंज कर दो, या इसको पिघला के मुझे सोने का बिस्किट बना के दे दो, तो ये क्या हो जाएगा फिर, बेलमेंट। एट द एंड द गुड्स आर टू बी रिटर्न। जब पोजेशन ट्रांसफर किया जाता है, एट द एंड आपको गुड्स यहाँ पर रिटर्न करना होगा। द बेली कैन नॉट डिलीवर सम अदर गुड्स, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। द बेली कैन नॉट डिलीवर सम अदर गुड्स इवन नॉट दोस ऑफ अ हायर वैल्यू। जो गुड्स आपको दिया गया है वही गुड्स आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर चाहे तो बेली आपको बेलर आपको ये भी बोल सकता है इस गुड्स को आप फेंक देना, इस गुड्स को आप कुछ भी कर देना, तो जो भी वो बोलेगा अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे करोगे। अब देखो, क्या डिपॉजिट ऑफ मनी बेलमेंट है? आंसर इज नो। डिपॉजिट ऑफ मनी इज नॉट बेलमेंट सिंस द मनी रिटर्न्ड बाय द बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट्स। तो आप जो एक नोट देते हो उस नोट के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है, अब देखते हो हर करेंसी पे एक यूनिक नंबर रहता है, तो आपको सेम यूनिक नंबर नहीं मिलता। इसको हम बोलते हैं फंजिबिलिटी। इसको हम बोलते हैं फंजिबिलिटी, ठीक है। फंजिबिलिटी मतलब डिस्टिंक्टिव नंबर जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा आपका। आप एक 100 रुपए का नोट दो, उस पे कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है 78954 6 P, तो आपको सेम करेंसी नोट नहीं मिलेगा, आपको कोई और करेंसी नोट मिलेगा, कुछ और सीरियल नंबर वाला मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो नॉट द बेलमेंट। वाई? बिकॉज सेम गुड्स आपको वहां पर रिटर्न करना है। तो एसेंशियल ऑफ अ बेलमेंट इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गुड्स का डिलीवरी होना चाहिए, देयर शुड बी सम पर्पस, possession should be changed, and the goods are to be returned at the end of the contract। और consideration, क्या consideration जरूरी है? Consideration may or may not be there। then you have the different forms of the bailment। तो अब देखो bailment में यहाँ पर क्या हो सकता है, bailment the goods can be delivered by one person to the another and to be held for the bailers use। तो जैसे आप टेलर को कपड़े देते हो स्टिचिंग के लिए, तो वो आप अपने यूज के लिए दे रहे हो, आप यहाँ पर दे सकते हो फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज किसी और के लिए। आप गुड्स को हायर कर सकते हो, जूम कार, ये भी क्या हो गया, बेलमेंट हो गया। डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द क्रेडिटर टू सर्व एज सिक्योरिटी ऑफ द लोन, ये भी बेलमेंट हो गया। एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर रिपेयर विद और विदाउट रेम्यूनरेशन। नाउ विदाउट रेम्यूनरेशन क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो वारंटी पीरियड के अंदर है तो वो विदाउट रेम्यूनरेशन हो जाएगा, और अगर वारंटी पीरियड के बियॉन्ड है या वारंटी में कवर्ड नहीं है तो विद रेम्यूनरेशन। और एट लास्ट आपके पास आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर द कैरेज। तो आप गुड्स को डिलीवर करते हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। तो आपने जो ब्लू डार्ट वाला देखा था वो एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा। अब ग्रेटिटुअस नॉन ग्रेटिटुअस दो बेलमेंट आता है। ग्रेटिटुअस बेलमेंट क्या हो जाएगा, जिसमें आप कुछ चार्ज नहीं करते, और नॉन ग्रेटिटुअस मतलब जहां पर आप कुछ चार्ज कर रहे हो, ठीक है। इसका एक और पॉइंट आता है ग्रेटिटुअस में, इट इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर और फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। एंड ग्रेटिटुअस
ग्रेटिटुअस में इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एज वेल एज द बेली। तो ये आपके पास बेलमेंट का पूरा पार्ट आता है। तो ये ध्यान रखना, द ग्रेटिटुअस इज विदाउट एनी चार्ज, एंड नॉन ग्रेटिटुअस इज विथ सम चार्ज। ओके, फिर देखिए ड्यूटीज ऑफ द बेलर। अब बेलर की क्या ड्यूटी है, आप जो भी गुड्स को दे रहे हो सामने वाले को, उसके बारे में सारे फैक्ट्स के बारे में बता दो। ठीक है, आप सारे के सारे फैक्ट्स के बारे में बता दो, उसके लिए आप सारे के सारे नेसेसरी जो एक्सपेंसेस है उसको आप बियर करोगे। यू आर ऑल्सो बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, ठीक है, एट द एंड, एंड यू हैव टू इंडेमनीफाई द बेली अगर उसको कोई नुकसान हुआ या उसने कुछ भी वहां पर उन गुड्स के ऊपर खर्चा किया तो देखो, द बेलर is in a duty bound to disclose the faults which are in the goods which are being billed। तो वो चाहे ग्रेटिटुअस हो चाहे नॉन ग्रेटिटुअस हो, दोनों के अंदर उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहाँ पर गुड्स के अंदर क्या डिफॉल्ट है। ऑफ कोर्स बेलर को डिफॉल्ट्स के बारे में पता हो तो। सो द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली in the goods which are billed, of which the bailor is aware and which materially interferes with the use of them or exposes the bailee to the extraordinary risk, and if he does not make such disclosure, he is responsible। तो अगर आप नहीं करते हो, if you do not make such disclosure, he is responsible for the damage which is arising to the bailee directly from such faults। जैसे कि ए ने अपना हॉर्स दे दिया बी को और पता है कि वो हॉर्स पागल है, वो ये बात डिस्क्लोज नहीं करता और हॉर्स जो है वो भाग जाता है, ठीक है, एंड बी उससे गिरता है, ही इज इंजर्ड, नाउ ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस। नाउ अगर आप नॉन ग्रेटिटुअस अगर लेते हो, सो फॉर द गुड्स विच आर बीइंग बेल्ड फॉर हायर, द बेलर इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर क्या है, इररेस्पेक्टिव, सी अगर नॉन ग्रेटिटुअस है तो यहाँ पर देखो, irrespective whether he was or he was not aware of the existence of such default, he will still be responsible। लेकिन अगर ग्रेटिटुअस है तो in that case only which the bailor is aware, okay, खाली उनके लिए यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ये आपको आ रहा है समझ में? आप ये देखो, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज डिफेक्ट्स इन गुड्स, और फिर आपको देखना है क्या, बेलर इज अवेयर और नॉट। सी इफ बेलर इज अवेयर तब तो बेलर इज रिस्पॉन्सिबल, नो इज नॉट, देन इन दैट केस आपको यहां पर चेक करना होगा कि वेदर इट वाज ग्रेटिटुअस और इट वाज नॉन ग्रेटिटुअस। इफ इट वाज नॉन ग्रेटिटुअस तो फिर बेलर इज रिस्पॉन्सिबल, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, इफ इट वाज नॉन ग्रेटिटुअस, आई होप ये थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। If it was not gratuitous, तो bailor is responsible. If it was gratuitous, then in that case, the bailor is not responsible. ये वाला पॉइंट आता है, राइट? देखो, A hires a carriage of B. The carriage is unsafe, though B is not aware of it, and then A is injured. Now B is responsible for the injury of A. ठीक है? Then अच्छा, इसमें ऐसा क्यों है? बिकॉज ए ने हायर किया था, तो ये कौन सा था? दिस वाज अ नॉन ग्रेटिटुअस।
A hired from B a carriage along with the pair of horses and a driver for a specific journey. During the journey, the bolt of in the under part of the carriage broke away. As a result of this, the carriage became upset. A was injured. It was held that B is liable to pay the damages to A for the injury sustained by him. The court observed that it was the duty of the bailior to supply for the carriage which is fit for the purpose for which it was hired. और अगर गुड्स डेंजरस नेचर के हैं तो अगेन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज दैट. पर पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता एक्सप्लोसिव को बेलमेंट में कौन यूज करेगा भाई. मतलब सबसे खतरनाक इन्होंने एग्जाम्पल तो लिखा है एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव्स. मतलब पता नहीं अफगानिस्तान में मॉड्यूल बनाया था क्या. ठीक है बट एनीवे देखो पाकिस्तान राइट. एनीवे देखो ड्यूटी टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस. तो अगर ये आपका ग्रेटिटुअस बेलमेंट है सो वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट गुड्स आर केप्ट और टू बी कैरिड और टू हैव वर्क अपॉन बाय देम बाय द बेली. ध्यान रखना कौन काम कर रहा है. बाय द बेली. द वर्क हैज टू बी डन बाय द बेली फॉर द बेलर and the bailey is to receive no remuneration. The bailor shall repay to the bailey all the necessary expenses which are incurred by him and extraordinary expenses which are incurred by him for the purpose of bailment. ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो रहा है. work is to be done but work is to be done by the bailey. किसके लिए. for the bailor. और उसके लिए उसको कोई remuneration भी यहाँ पर नहीं मिल रहा. राइट तो बेलर का यहाँ पर वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. एंड नॉन ग्रेटिटुअस में द बेलर इज लायबल टू पे ओनली द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड बाय द बेली. बाकी यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसेस जो होगा वो पे नहीं करेगा. अब बताओ इज दिस क्लियर. इज दिस क्लियर. देखो एक जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल मैं देता हूं. मैं गाड़ी को रेंट पे लेता हूं. ठीक है मैं यहाँ पे गाड़ी को रेंट पे लेता हूं. रेंट ओ कार. अब मुझे बताओ इस गाड़ी में मैं फ्यूल भरा रहा हूं. आप मुझे बताओ क्या फ्यूल का खर्चा रेंटो कार वाला उठाएगा या मैं उठाऊंगा. मैं बेली हुआ ना. रेंटो कार इज बेलर. मैं बेली हुआ तो क्या कौन उठाएगा इसको. Who is going to incur the expenses. ये फ्यूल का एक्सपेंस कौन इनकर करेगा. मैंने कार को रेंट पे लिया. रेंटो कार. आंसर इज नो. बेली. प्रथमेश सलोनी रॉन्ग. धवल करेक्ट. ध्यान रखना फ्यूल का एक्सपेंस कौन उठाएगा. फ्यूल का एक्सपेंस बेली उठाएगा. ठीक है हाँ लेकिन सपोज करो ये गाड़ी हो गया खराब. ठीक है और इसको खराब होने से मुझे रिपेयर करवाना पड़ा. अच्छा मेरी गलती से खराब नहीं हुआ कुछ और खराबी इसके अंदर आ गया. ये रिपेयरिंग का खर्चा कौन पिकअप करेगा. दिस विल बी पिक्ड अप बाय द बेलर. ये हो गया आपके ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. अरे क्लियर. ये क्लियर हुआ एग्जाम्पल. चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ हॉर्स वाला हमने एग्जाम्पल लिया था. सपोज मैं सलोनी आपके पास जो हॉर्स है उस हॉर्स को लेके जाता हूँ. ठीक है नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट. मैं उस हॉर्स को लेके जाता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ ये हॉर्स मैं आपको रिटर्न कर दूंगा एक हफ्ते बाद. मैं रेस में जा रहा हूँ और वो रेस से वापस जीत के आऊंगा और मैं आपको आपका हॉर्स रिटर्न कर दूंगा और बदले में आपको मैं कुछ पेमेंट भी कर दूंगा. नाउ टेल मी 7 डेज तक जो मैं हॉर्स को खाना खिलाऊंगा उसका पैसा कौन पे करेगा. आप पे करोगे मैं पे करूंगा. कौन बेयर करेगा. मैं बेयर करूंगा. लेकिन सपोज करो हॉर्स बीमार पड़ गया और उसको डॉक्टर का जो खर्चा होगा वो आप बेयर करोगे. आया आपको. इन द नॉन ग्रेटिटुअस. लेकिन अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट है जिसमें मेरा कोई फायदा नहीं है
और आप अपनी गाड़ी मेरे को दे रहे हो कि सर ये एक काम करो, मेरी गाड़ी आप ले जाओ और ये पर्टिकुलर काम आप कर देना। ना इन दैट केस, इस गाड़ी में तेल का खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, आप उठाओगे? आप उठाओगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा कुछ होगा तो भी आप ही उठाओगे यहाँ पे। आया समझ में? ये आया समझ में? क्लियर? आपने अपनी गाड़ी मेरे को दे दी, आपने बोला सर ये गाड़ी अहमदाबाद में पहुंचाना है, मेरे को कोई समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे पहुंचाऊं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? You are responsible for all the fuel expenses that I incur to fill the tank of the car and to deliver it at Ahmedabad. प्लस अगर रास्ते में कहीं गाड़ी वगैरह खराब हो गई तो वो एक्सपेंसेस भी कौन बियर करेगा? आप बियर करोगे। ओके देखो, ए हायर्ड अ टैक्सी। ओके, ए हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम बी for the purpose of going to Gurgaon from Noida, and during the journey a major defect occurred in the engine. तो अब ये क्या हो गया? दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब ये बेलर की ड्यूटी है कि वो ये एक्सपेंसेस को बियर करे। आप बताओ, लेकिन पेट्रोल, टोल टैक्स, ये सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? ये बेली खुद ही बियर करेगा। ओके, दिस इज क्लियर। फिर देखो, इट इज द ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मच्योर टर्मिनेशन। आपने मुझे सामान पहुंचाया, ठीक है, आपने मुझे सामान पहुंचाया, आपने मुझे अपनी गाड़ी दी, या जो कुछ भी आपने मेरे को पकड़ाया वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए था। उससे पहले आप ये गुड्स को वापस मेरे से ले रहे हो, तो अब जो मुझे नुकसान होगा उस नुकसान के लिए आप क्या करोगे? आप मुझे एक्सपेंसेस बियर करोगे। एंड यू आर गोइंग टू इनकर ऑल द एक्सपेंसेस, और आप मुझे यहाँ पे रिम्बर्स करके दोगे। सो द बेलर मस्ट compensate the bailey for the loss or the damages which are suffered by the bailey, that is in excess of the benefits which are received where he had lent the goods gratuitously, and decides to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment. आप बताओ, is this clear? Is this clear? क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है, आपने गुड्स अगर किसी को दिया है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया होगा। अब अगर उसमें कुछ नुकसान होता है, नुकसान मतलब प्री मैच्योर, अगर आप उसको कैंसिल करते हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पनसेट द बेली। so that's the duty of the bailor. now bailor's responsibility to the bailey। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर बेली को कोई भी नुकसान हुआ तो उसके लिए आप यहाँ पर उसको इंडेमनीफाई करोगे। so indemnify the losses which the bailey may sustain by the reason that bailor was not entitled to make the bailment or receive back the goods on this, so basically defective title। तो अगर गुड्स का टाइटल ही खराब है, राइट, जो पर्सन है जिसने गुड्स को बेल किया है, जो बेलर है, उसके पास राइट ही नहीं था गुड्स को बेलमेंट में देने का, तो डिफेक्टिव टाइटल था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप अब नुकसान करोगे। ऑल्सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर to receive back the goods when the bailey returns them at the time the bailment has expired or the purpose has been accomplished। ध्यान रखना what happens, ये पॉइंट ध्यान रखना। if the bailor refuses to take the delivery of the goods when it is offered at a proper time, the bailey can claim compensation for all necessary expenses incurred for the safe custody। तो आपके गुड्स को मैं रिटर्न कर रहा हूं, अब आप रिटर्न उस गुड्स को ले नहीं रहे हो, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई कैन टेक द कॉम्पनसेशन। ओके, अब देखो, एक्स डिलीवर्ड हिज कार टू एस फॉर 5 days फॉर द सेफ कीपिंग। अब 1 महीना हो गया वो अपने गुड्स को वापस नहीं ले रहा, तो यहाँ पर एस के पास क्या रहेगा? ही कैन क्लेम द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द कस्टडी ऑफ द कार। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो ये तो था ड्यूटीज ऑफ द बेलर। अब हम यहाँ पे देखते हैं ड्यूटीज ऑफ द बेली। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ द बेली। तो बेली को यहाँ पर बोला भाई, आप गुड्स को ध्यान रखोगे। कैसे ध्यान रखोगे? जैसे कि आप अपने गुड्स का ध्यान रखते हो। सो द बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द गुड्स लाइक इट्स ओन गुड्स। तो ऐसा नहीं कि आपका दूसरे का सामान है तो आप उसको कैसे भी उठा के फेंको, पटको, टूटते जाए, ऐसा नहीं है। इसके अलावा
गुड्स का कोई अनऑथराइज्ड यूज आप वहां पर नहीं करोगे। अ क्लासिक एग्जांपल, मैंने अपना मोबाइल फोन रिपेयर करने के लिए दिया, ठीक है। अब टेक्निकली उसको क्या करना चाहिए, मेरे फोन को, जो मेरे फोन है उसको उसको खाली रिपेयर करना चाहिए और रिटर्न करना चाहिए। अब वो रिपेयर करने की बजाय मेरे फोन के गैलरी में घुस रहा है, ठीक है, और वहां पे पेगासस डाल रहा है, राइट। तो ये सब अगर वो हरकतें करता है तो वो इट इज नॉट अलाउड। या मेरे फोन से उठा के किसी को ईमेल कर देता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को एक ईमेल कर देता है कि अब की बार तुम्हारी सरकार गई, राइट, या कुछ भी इस तरह से करके उठ पटांग वो मेल कर देता है कि अब की बार तुम बाहर मत निकलना, गोली से उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा। इस टाइप का ईमेल अगर मेरे फोन से भेज दिया, सो ये क्या हो गया, ये हो गया अनऑथराइज्ड यूज। ओके, फिर आप देखो, नेक्स्ट आता है नो मिक्सिंग ऑफ द बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स, ताकि मतलब सेग्रीगेशन रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द बेलमेंट आपको गुड्स को रिटर्न करना है। तो आप ऐसा मत करो कि उसके गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दो और एंड में फिर प्रॉब्लम हो जाए, कंफ्यूजन हो गुड्स को रिटर्न करने में। फिर आप देखो, यू ऑल्सो हैव टू रिटर्न द गुड्स, दिस इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द बेली। एंड अगर उन गुड्स से आपको कोई फायदा हुआ तो यू हैव टू रिटर्न दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अ क्लास एग्जाम्पल, मैंने धवल को अपनी गाय दी, ठीक है, धवल है ना क्लास में, यस, धवल को मैंने अपना काव दिया, ठीक है, और मैंने धवल को बोला ये काव को तुम अपने पास रखो, मैं 4 महीने बाद वापस आऊंगा और ये काव वापस ले जाऊंगा। अब मुझे बताओ, काव को हो गया एक काफ, ठीक है, बछड़ा, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या धवल ये बोल सकता है सर आपने मुझे काव दिया था, काव वापस ले जाओ, काफ तो मेरा है? क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्यों? बिकॉज यहाँ पर ये वाला लॉजिक आ जाएगा कि अगर आपको कोई जो गुड्स बेल किया गया था उस पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना होगा। आप बोलो, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? राइट। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना जो अभी मैंने धवल वाला एग्जाम्पल दिया था, राइट। अब देखो ये एग्जाम क्वेश्चन है बाय द वे। सो ये देखो, in all the cases of bailment, the bailee is bound to take as much as care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would under the similar circumstances take care of his own goods of the same bulk quantity and value। तो जिस तरह से एक आप अपने गुड्स का ध्यान रखते, बिल्कुल वैसे का वैसे आपको गुड्स का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये, जैसे x bails his ornament to y keeps the ornament in his own locker at his house along with his own ornaments, and if all the ornaments are lost or stolen in the riots, y is not responsible for the loss। why? क्योंकि उसने अपने ornaments के साथ में इनको रखा था। so he has taken care the goods bailed to him as his own goods, अपने goods का जैसे उसने ध्यान रखा। हाँ, लेकिन अगर सपोज करो y ये गुड्स को रखता है, लेट्स से किसी नॉर्मल अलमीरा में रखता है, अपने ऑर्नामेंट्स को वो लॉकर में रखता है और घर में चोरी होती है, और वाई के जो घर में चोरी होती है और ये एक्स के ऑर्नामेंट्स जो बेल किए गए हैं वो चोरी हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फिर वाई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आप देखो, इफ एक्स हैड स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड कि आप देखो ये जो ऑर्नामेंट्स है इसको बैंक लॉकर में रखना, उसके बाद भी वो उसको रेसिडेंस में रखता है, तो y will be responsible for the loss even though वो किसी riots या किसी चोरी की वजह से हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, A deposited his goods in B's warehouse on account of that unprecedented flood, as a part taken place and the part of the goods were damaged, so it is held that B is not liable for the loss। क्यों? क्योंकि अचानक से इतनी बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, अनप्रेसिडेंटेड जैसा फ्लड्स हो गया। हाँ, लेकिन सपोज करो अगर नॉर्मल जैसे बारिश होती है वैसे बारिश हुई, जैसे आज मुंबई में बारिश हो रहा था बिल्कुल इसी टाइप से बारिश हुई, और ये महाशय, ठीक है, बी के वेयर हाउस में पानी के लिए मैंने नॉर्मल बारिश के लिए कोई भी प्रोटेक्शन ऐसा नहीं रखा हुआ था, इवन दो बी के खुद के गुड्स भी खराब होते हैं तब भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा
वाई? बिकॉज ही शुड हैव एक्टेड प्रॉपरली, करेक्ट। तो वो खाली इस चीज का डिफेंस नहीं ले सकता कि मेरा भी तो सामान चोरी हुआ, बिकॉज आपके केयरलेसनेस की वजह से चोरी हुआ, आपके केयरलेसनेस की वजह से गुड्स खराब हुए, तो आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहोगे ही रहोगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये क्लियर हुआ आपको? राइट, चलिए। एक्सेप्शन यहाँ पे आता है बेली, when not responsible for the loss of the other things which are built. So the bailey, in the absence of any special contract, is not responsible for the loss, destruction, or deterioration of the things which are built if he had taken responsible care. अब देखो ये वही वाला पॉइंट आ गया ना, अगर आपने रेस्पॉन्सिबली केयर किया, गुड्स का ध्यान रखा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं रखा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आप रेस्पॉन्सिबल हो जाओगे। फिर देखो, गुड्स नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज, तो जो आपको गुड्स दिया था उसी के लिए। अब देखो, ए ने अपना हॉर्स बी को दिया था और बोला था खाली राइडिंग करना, आप उसके साथ क्या कर रहे हो, आप उसको बोलते हो कि सामान वगैरह लेकर आओ, फैमिली मेंबर्स को सबको साथ में लेकर जा रहे हो, ठीक है, मतलब उसके ऊपर सामान ढो रहे हो, इन सब की वजह से क्या होता है, हॉर्स मर जाता है। तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर, बी रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन बी, सपोज करो वो हॉर्स को नॉर्मली चलाता है और हॉर्स को कुछ होता है, ही इज टेकिंग प्रॉपर केयर, सपोज करो रेसिंग करते करते अचानक से एट द एंड ऑफ द डे द हॉर्स इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग, वो रेसिंग के दौरान ऐसे ही मर जाता है, तो बात अलग है। बट हाँ, सपोज आप उसमें एक जने नहीं, मतलब अब देखो, ए ने बी को हॉर्स दिया था सिर्फ उसके रेसिंग के लिए, फॉर हिज ओन रेसिंग ओनली, बी यहाँ पर सी को अलाउ कर देता है और उसकी वजह से हॉर्स मर जाता है वो राइड करते वक्त। हालांकि नॉर्मली इसमें के ऊपर कोई भी राइड कर रहा होता तो भी ये हॉर्स मर जाता, बट स्टिल यहाँ पर क्या रेस्पॉन्सिबल होगा, बी विल बी रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये हॉर्स दिया गया था सिर्फ बी के खुद के रेसिंग के लिए। तो आपने अगर सी को अलाउ किया तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। गाइस, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? ध्यान रखना, यहाँ पर हॉर्स क्यों मरा उससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बी ने क्या किया है, सी को अलाउ कर दिया। अब वाई द हॉर्स हैज डाइड उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन अगर बी खुद ही यूज कर रहा है तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि हॉर्स क्यों मरा, बी की गलती से मरा, उसके नेग्लिजेंस से मरा, या फिर नॉर्मली कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स में वो मर गया। तो अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स में मर गया तो फिर यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बी का नहीं रहेगा, पर अगर बी की गलती की वजह से मरा देन बी विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। और अगर बी ने किसी और को अलाउ किया, जैसे यहाँ पर सी को अलाउ किया, फिर तो बी यहाँ पर खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा एंड ही विल बी लायबल टू मेक कॉम्पनसेशन टू ए फॉर द इंजरी विच इज डन टू द हॉर्स। बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, फिर देखो, ए हायर्स अ हॉर्स इन कोलकाता, ठीक है, फ्रॉम बी एक्सप्रेसली टू मार्च टू वाराणसी। ए राइड्स विथ ड्यू केयर but marches to Cuttack. Now the horse accidentally falls and is injured. Now A is liable to make the compensation. अब देखो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, it doesn't matter कि जो हॉर्स है वो एक्सीडेंटली गिरा, वो तो वाराणसी जाते वक्त भी एक्सीडेंटली गिर सकता था, अब कटक जाते वक्त भी वो एक्सीडेंटली गिर गया, वो मर गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो जाएगा, बेली का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि बेलर ने उसको एक्सप्रेसली क्या बोला था, आपको सिर्फ वाराणसी तक जाना है, आप उसके आगे गए तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। इसके अलावा देखो, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली डज नॉट यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। ये पॉइंट ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो बेलर है वो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वहीं के वहीं एंड कर सकता है विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। सो ए लेंड्स टू बी अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग, बी गिव्स द हॉर्स टू सी फॉर राइडिंग। This contract is voidable at the option of A, the bailor. Okay. फर्दर आपको यहाँ पे बताया हुआ है not to mix the goods. तो अगर बेली जो है, देखो ध्यान रखना, अगर बेली जो है वो गुड्स को मिक्स कर देता है अपने गुड्स के साथ में, तो फिर यहाँ पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस गुड्स को वापस से सेग्रीगेट करे, सेपरेट करके बेलर को पकड़ा दे। दूसरा, अगर उसने गुड्स को यहाँ पर मिक्स किया,
विथ द कंसेंट ऑफ द बेलर। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी आपका मिक्सचर होगा उस मिक्सचर में जो बेलर और बेली है उनका रेस्पेक्टिव शेयर होगा। लेट्स से 60% बेलर का प्रोडक्ट था, ठीक है, और 40% बेली का प्रोडक्ट था। तो जो भी आपका यहाँ पर जो भी आपका प्रॉपर मिक्सचर निकलेगा उसका 60% बेलर को चला जाएगा और 40% बेली को चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से वर्कआउट होता है। फिर आप देखिए, इफ द बेली without the consent of the baler mixes the goods baled with his own goods and the goods can be separated or divided, right, तब तो वो बात अलग है। और इसका जो एक्सपेंसेस होगा, जो सेपरेशन करने का एक्सपेंसेस होगा, वो कौन बेयर करेगा, बेली। द बेली इज बाउंड टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द सेपरेशन और एनी डैमेजेस विच इज अराइजिंग आउट ऑफ द मिक्सचर। तो आप देखो, ए बेल्स 100 bales of cotton marked with a particular mark to B. B without A's consent mixes with 100 bales of other cotton bearing the different mark. Now A is entitled to have his 100 bales returned and B has to bear all the expenses for the separation of those bales. लेकिन if the bailee consent without the consent of the baler mixes the goods और इस तरह से that now it is impossible to separate the goods, then in that case the baler is entitled to be compensated for the loss of goods. आप बताओ ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। देखो 3 केसेस हो गए यहाँ पे, उसके कंसेंट से किया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बिना कंसेंट के किया, गुड्स सेग्रीगेट करना है। क्या सेग्रीगेट हो सकता है, यस, तो करो, बेली टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस। और सेग्रीगेट नहीं हो सकता तो बेलर यहाँ पर एंटाइटल हो जाएगा कॉम्पेंसेशन के लिए। अब देखो, return of goods. So if it is the duty of the bailee to return or deliver the goods according to the bailor's direction, the goods which are billed without any demand, ध्यान रखना, the goods are to be returned without any demand as soon as जो आपका टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो गया, या फिर जो आपका पर्पस था, जिस पर्पस के लिए आपने गुड्स को बेल किया था वो फुलफिल हो गया, तो आपको इमीडिएटली वो गुड्स को रिटर्न करना होगा। सो इफ by the default of the bailee the goods are not returned, delivered or tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for the loss, destruction or deterioration of the goods at that time। मतलब वहां उसके बाद से जो भी रहता है। अब देखो, जैसे X delivered books to Y to be bound, ठीक है, बाइंडिंग के लिए बुक्स आपको दिया था, Y ने प्रॉमिस किया था कि वो गुड्स रिटर्न कर देगा विद इन द रीजनेबल टाइम। X presses press the books for return, Y failed to deliver the goods even after the expiry of the reasonable time। अब देखो, बुक को अगर बाइंडिंग करना है, उसने बोला फॉर एग्जांपल मैं 2 दिन के अंदर आपको ये बाइंडिंग करके दे दूंगा। 2 दिन के बाद एक्स ने कॉल किया कि भाई मेरे बुक का क्या स्टेटस है, बाइंडिंग हो गया क्या। अब यहाँ पर वाई बोलता है कि नहीं, अभी तक बाइंडिंग नहीं हुआ है, आप वेट करो, आप वेट करो। अब ऑब्वियसली बाद में अगर बुक्स को कुछ गड़बड़ हो गया, सो द बुक्स वर बर्न्ट in an accidental fire at the premise of Y. Now here in this case Y will be responsible for the loss। आया आपको समझ में, ये पॉइंट आया समझ में। आप एक और एग्जांपल ले लो, आपने कार को रिपेयर करने के लिए गैराज में दिया था, लेट्स से कोई भी ऐसा बेसिक सा था जो कि 1 हफ्ते में काम हो जाना चाहिए था, यूजुअली 1 हफ्ते में हो जाता है। सामने वाले ने बोला था मैं आपको 1 हफ्ते में गाड़ी दे दूंगा, उसने 1 हफ्ते में आपको गाड़ी नहीं दिया और लेटर ऑन आपकी गाड़ी हो गई डैमेज। तो अगर वो डैमेज हो गई तो फिर यू कैन क्लेम द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द गराज ओनर कि भाई मैंने आपको बोला था रीजनेबल टाइम पे आपको गुड्स रिटर्न करना चाहिए था, अब आपने नहीं किया। नाउ इफ द गुड्स हैव डिटेरिएटेड यू आर बाउंड टू रिटर्न द गुड्स। अब देखो, रिटर्न ऑन एक्रिएशन फ्रॉम द गुड्स, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये देखो, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था, एग्जाम में भी आता है। A leaves the cow in the custody of B. The cow gives birth to a calf. Now B is bound to deliver the calf along with the cow to A and not to set up adverse title। ठीक है, तो आपको अपने आप को इस तरह से प्रूफ नहीं करना है कि मैं उसी गुड्स का ओनर हूं। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर आपके पास आता है राइट्स ऑफ द बेलर। ठीक है, तो राइट्स ऑफ द बेलर में यहाँ पर वही बताया हुआ है कि बेलर के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे अगर कुछ अनऑथराइज्ड यूज यहाँ पे हो रहा है।
बेलर के पास ये भी राइट है कि वो गुड्स जो है कभी भी वापस मंगवा सकता है, और वो केस भी फाइल कर सकता है अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। तो कोई अगर गुड्स का अनऑथोराइज्ड यूज हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकता है। वो केस फाइल कर सकता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द ड्यूटीज विच विल बी इम्पोज्ड अपॉन द बेली। तो बेली ने गुड्स को लिया है, वो तमीज से गुड्स को नहीं रख रहा, आप टर्मिनेट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर केस भी फाइल कर सकते हो कि उसको जो ड्यूटीज दिया गया है वो उसको फुलफिल करे, एंड ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट टू रिसीव द कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। अगर बेली यहाँ पर क्या करता है, कुछ भी ऐसा काम करता है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखो, द राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, ठीक है, इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पर्पस। बस खाली यहाँ पर क्या रहेगा, आपको कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा, ठीक है, सामने वाली पार्टी को, अगर उसको कोई नुकसान हुआ तो वो इंडेमनिटी वाला क्लॉज फिर यहाँ पे आपका लग जाएगा, इंडेमनीफाई द लॉसेस। सो ए, विदाउट गोइंग आउट ऑफ स्टेशन डिलीवर्ड गुड्स टू delivered his ornaments to be for the safe custody for 1 month. Now be returned from out of the station within 1 week. वो 1 महीने के लिए गया था लेकिन 1 हफ्ते बाद ही आ गया। अब ऑफ कोर्स वो यहाँ पर डिमांड कर सकता है गुड्स का, ऑर्नामेंट्स का, इवन दो वो 1 महीना पूरा एक्सपायर नहीं हुआ। तो बी यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि आपने तो बोला था 1 महीने बाद लोगे, अभी कैसे ले सकते हो, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर ले सकता है, राइट। फिर आप देखिए, हावेवर ड्यू टू द प्री मेच्योर रिटर्न ऑफ द गुड्स, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बेली को कोई लॉस हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए वो यहाँ पर कॉम्पेंसेट करेगा, ठीक है। फिर देखो, राइट टू फाइल अ सूट फॉर द रॉन्ग डूअर, वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि इधर आगे पेज में डिस्कस किया हुआ है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। बट एनीवे जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है आपके गुड्स का, तो आपके ऊपर राइट है कि आप केस फाइल कर सकते हो। देन ऑल्सो राइट टू स्यू द बेली, अगर कोई भी लाइबिलिटीज और ड्यूटीज है जो कि बेली फुलफिल नहीं कर रहा तो उसके ऊपर आ जाएगा। And right to compensation. So if any damage is caused to the goods which are built because of the unauthorized use of the goods or unauthorized mixing of the goods, the bailor has a right to claim the compensation for the same. ये आ जाता है। अब देखिए rights of the bailey, तो यहाँ पर आ रहा है if, मतलब ये rights of the bailey है, ठीक है। तो आप ये देखो, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट बेलर्स, तो जरूरी नहीं है कि आपको सबको एक साथ ही बुला के देना है, किसी भी आप एक जॉइंट ओनर को अगर आप गुड्स देते हो तो आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। सो बेली हैज अ राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। हालांकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप स्पेसिफिकली लिखवा दो कि इसी को ही आके देना, तो फिर आप उसी को दोगे। ऑल्सो राइट टू इंडेमनिटी, ये हो जाता है किसके लिए, प्री मच्योर कैंसिलेशन के लिए, ठीक है। तो अगर प्री मैच्योर कैंसिलेशन के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो वो यहाँ पर उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। ऑल्सो द बेलर कैन क्लेम ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ हिज ग्रेटिटुअस बेलमेंट, ठीक है। तो अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट था, तो जो मैंने आपको बताया था, आप अपनी गाड़ी मेरे को देते हो अहमदाबाद डिलीवर करने के लिए, तो जो कुछ भी एक्सपेंसेस रहेगा वो आप यहाँ पर क्या करोगे, मेरे को पे करोगे। ऑल्सो अगर बेलर के पास कोई टाइटल नहीं था और फिर भी उसने गुड फेथ में, मतलब बेली ने गुड फेथ में उसको ले लिया था गुड्स को, और बाद में जो ओरिजिनल ओनर आता है वो उसको बोलता है आप रिटर्न करो, सो द बेली शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी, और वो यहाँ पर इंडेमनीफाई करवाएगा अपना लॉस फ्रॉम द बेलर। इसके अलावा अगर कोई फॉल्टी गुड्स दिया जिसकी वजह से बेली को कोई नुकसान हुआ, तो ऑफकोर्स वो इसके लिए यहाँ पर कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। देन राइट टू क्लेम फॉर द नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस थे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले एक्सपेंसेस, दोनों ही वो रिकवर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन वो ग्रेटिटुअस है या नॉन ग्रेटिटुअस है। देन ऑल्सो राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। सो इफ द गुड्स आर बेल्ड आर क्लेम्ड बाय द पर्सन अदर देन द बेलर, तो बेली के पास यहाँ पे राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके केस भी फाइल कर सकता है कि नहीं देखो इसका ट्रू ओनर कौन है, आप बताओ जिसने मेरे को गुड्स दिया वो, या वो इंसान जो यहाँ पर ये गुड्स मेरे से वापस मांग रहा है। जैसे ए अ डीलर और इन टीवी डिलीवर टीवी टू बी फॉर द यूज इन द समर वेकेशन, सब्सिक्वेंटली सी केम claimed that TV belonged to him as it was delivered only for the repairs to A. Now B should deliver the TV to him.
और इन दिस केस यहाँ पर बी क्या कर सकता है, बी टीवी को नहीं देने के बजाय बी यहाँ पर कोर्ट में भी केस फाइल कर सकता है टू डिसाइड द ओनरशिप ऑफ द टीवी। और फिर वो बोलेगा कि ये जो टीवी है मैं उसी जो ट्रू ओनर होगा उसी को डिलीवर करूंगा। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव अ राइट टू लियन फॉर द पेमेंट ऑफ सर्विसेज। देखो हालांकि इसको नेक्स्ट पेज में डिस्कस किया, बट जैसे मैं आपको बेसिक पॉइंट बताता हूँ, ये दोनों के अंदर सेम पॉइंट रहता है। आपने एक्सपेंसेस इनकर किया, ठीक है, दोनों ही केस में आपको बेलर से कुछ पैसे लेने हैं। अब आप बेलर आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आपके पास राइट रहेगा कि आप गुड्स के ऊपर क्या कर दो, लियन चार्ज कर दो। लियन का क्या मतलब होता है, जब आप गुड्स की कस्टडी अपने पास रखते हो और सामने वाले को उसकी कस्टडी नहीं देते। सो क्लासिक एग्जांपल, मैंने अभी अपने मेरे फोन का स्क्रीन रिपेयर करवाया था, पूरा स्क्रीन चेंज हुआ, सैमसंग वाले ने मेरे को बिल बना कर दे दिया लंबा सा। अब अगर मैं वो बिल पे करने से मना कर दूं, तो सैमसंग वाला मेरे को फोन रिटर्न करने से मना कर सकता है। वो बोलेगा कि सर अगर आप इस रिपेयर का चार्जेस नहीं पे करोगे तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द फोन बैक, आप रिपेयर का चार्जेस पे करो तो जाएगा। सेम वे अगर आप यहाँ पर चेक करो, तो यहाँ पर वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से रहता है कि मैंने अपना फोन आपको किसी काम के लिए दिया था, या लेट्स से आपने अपना कार जो था वो मुझे अहमदाबाद डिलीवर करने को दिया था। नाउ मैंने रास्ते में जो पेट्रोल वगैरह के खर्चे किए थे वो मैं आपसे मांग रहा हूँ, और मैं आपको बोल रहा हूँ पहले मेरे को आप जीपे करो, तो सामने वाले को मैं गाड़ी की चाबी दूंगा, नहीं तो मैं गाड़ी की चाबी और पेपर्स उसको नहीं दूंगा। आप मुझे वो पे करने से मना करते हो, आप कहते हो क्या सर बाद में दे दूंगा, बाद में देख लूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो मेरे पास पूरा पूरा राइट है कि मैं गुड्स अहमदाबाद जिस पर्सन को आपने डिलीवर करने को बोला है मैं उसको डिलीवर नहीं करूँ। ओके, राइट। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है। अब देखो, द राइट्स ऑफ द बेलर एंड द बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। अब देखो, द सूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। अब इसका क्या मतलब है, सो इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives द बेली फॉर द यूज और possession। तो जैसे मैंने बताया, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे अनऑथोराइज यूज कर रहा है उन गुड्स का, और बेली को वो यूज करने के लिए नहीं दे रहा, तो यहाँ पर बेलर के पास राइट है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आप देखो, ये जो टीवी दिया गया था, इसमें ए के पास पूरा राइट होगा कि वो सी के अगेंस्ट केस फाइल कर दे। अभी इस एग्जाम्पल में तो हमने क्या देखा था कि बी केस फाइल करेगा, यहाँ पर ए केस फाइल कर सकता है सी के अगेंस्ट कि देखो ये टीवी का ट्रू ओनर मैं हूँ, मैंने ये टीवी दिया है बी को यूज करने के लिए, और यहाँ पर सी आके बीच में दिमाग खराब कर रहा है और बोल रहा है कि यार ये तो मेरा गुड्स है, ऐसा है, तो वो यहाँ पर केस फाइल कर सकता है, राइट। फिर आप देखो, अपॉर्शनमेंट फॉर द रिलीफ ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर सच सूट्स। तो जो भी यहाँ पर उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको स्प्लिट करेंगे। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ द बेलमेंट। तो आप देखो, सॉरी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट। तो जैसे ही आपका जो बेलमेंट है, जो पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका बेलमेंट वो कंप्लीट हो गया। लेट्स से मैंने आपको गुड्स यहाँ पर दिया था फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, इवन दो मैं आपसे आके गुड्स लूँ नहीं लूँ, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। हाँ ऑफकोर्स इसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेज और रहेंगे कि 1 महीने बाद अगर आप गुड्स मुझे वापस रिटर्न नहीं कर रहे हो तो मैं उसके लिए आपसे पैसे मांग सकता हूँ। आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, मैं आपसे गुड्स नहीं ले रहा, तो आप कस्टडी के मेरे से चार्जेस ले सकते हो। आप जानबूझ के गुड्स को लेट मेरे को देते हो और बीच में गुड्स का डैमेज हो जाता है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप गुड्स देना चाहते हो, मैं गुड्स नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन चलेगा। बट यस, ऑन अ प्राइमा फेसी आप देखोगे तो जो बेलमेंट है, जैसे ही ये टाइम पीरियड एक्सपायर होता है ये आपका एक्सपायर हो जाएगा। फिर आप देखो, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, ठीक है, तो जो भी आपका पर्पस था, जैसे ही मेरा मोबाइल फोन रिपेयर हो गया, द सैमसंग कस्टमर केयर पर्सन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव मी माई मोबाइल फोन बैक। इसके अलावा बाय नोटिस भी हो सकता है। देखो, मेरा मोबाइल फोन उन्होंने लिया था, उन्होंने बोला कि सर पता नहीं ये आपको कब हम रिटर्न करके देंगे, हमें चेक करना होगा कि स्क्रीन में प्रॉब्लम है या अंदर कोई और डिफेक्ट है, सॉफ्टवेयर का इशू है, तो इसमें टाइम लगेगा, हम आपको फोन करके बता देंगे। तो जब वो मुझे फोन करके बताएंगे तब ये मेरा बिलमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो सपोज करो उन्होंने 15 दिन बाद मुझे कॉल करके बोला सर अब आपका फोन पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है, तो वो 15 डेज के बाद दे हैव गिवन मी द नोटिस एंड नाउ द बेलमेंट इज व्हाट, द बेलमेंट इज टर्मिनेटेड। अब देखो, हो सकता है ये नोटिस बेली दे क्योंकि ये रिपेयर वाला केस था, हो सकता है मैं भी दे दूं। सपोज करो 15 दिन हो गए, सैमसंग वाला कुछ मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं सैमसंग वाले को एक नोटिस दूंगा और मैं क्या बोलूंगा, अभी बहुत हुआ आपका, आप एक काम करो, मेरा मोबाइल फोन मुझे जिस हालत में मैंने आपको दिया था
उसी हालत में आप मुझे रिटर्न कर दो, मैं उसको कहीं और जाके चेक करवा लूंगा. सो वेयर द बेली एक्ट्स इन अ मैनर विच इज inconsistent with the terms of the bailment, the bailer can always terminate the contract by giving the notice to the bailee. और अगर ग्रेटिटुअस बेलमेंट है तो वो तो फिर आप देखो कभी भी आप नोटिस देके उसको टर्मिनेट कर सकते हो. बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके टर्मिनेशन की वजह से बेली को कोई लॉस नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर कुछ लॉस हो गया तो फिर वहां पर आप रिस्पॉन्सिबल होगे. पर यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि ये कौन सा बेलमेंट था, ग्रेटिटुअस बेलमेंट था, मैंने मेरा जो सामान था वो मैंने धवल आपको दिया, उससे आपको प्रॉफिट हो गया लेट्स से 800 रुपए का, और मैं आपसे अब ये फोन वापस ले रहा हूँ या जो सामान है वो वापस ले रहा हूँ, इसकी वजह से आपको 200 रुपए का नुकसान हो रहा है. तो क्या मैं आपको ये 200 रुपए का कॉम्पनसेशन पे करूंगा? आंसर इज नो. वाई? क्योंकि नेट में आप देखो 600 रुपए का तो आपको फायदा ही हो रहा है. एक तो देखो वैसे ही ग्रेटिटुअस बेलमेंट था, मैं आपसे कुछ पैसे वगैरह तो चार्ज कर नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, 600 का फायदा हो रहा है नेट में, तो कुछ भी नहीं. लेकिन सपोज करो सिनेरियो उल्टा कर देते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का, और ये ग्रेटिटुअस बेलमेंट में मैं सामान वापस ले रहा हूँ, इसकी वजह से आपको 800 का नुकसान होगा. नेट में आप देखो आपको 600 का नुकसान ही होने वाला है. तो यहाँ पर आपको गुड्स क्या करना पड़ेगा, बेसिकली रिटर्न, मतलब जब मैं करूंगा तो मैं आपको ये 600 का नुकसान जो है वो आपको मैं यहाँ पर पे करूंगा. सो देखो, however, the termination should not cause loss to the bailee in excess of the benefits which are derived. In case the loss exceeds the benefits, then the bailor must compensate the bailee for such losses. इसके अलावा अगर डेथ हो गया, ठीक है, आइदर बेलर और बेली, तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा. और जो सब्जेक्ट मैटर है अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो इन दैट केस यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली एंटर हो जाए. आपको जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो आपको वैसे भी पता है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होने के बाद तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल. तो ये आपके लिए पॉइंट आ गया विद रेस्पेक्ट टू द टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट. इन सब के ऊपर देखो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज के अंदर आपका पॉइंट नहीं है. यहां तक क्लियर है आपको? यहां तक क्लियर है आपको? ओके. नेक्स्ट अगर आप देखो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, तो आपको अगर याद हो हमने क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट किया था NROFM, याद आ रहा है? तो NRO सॉरी, NROFM के अंदर अगर आप F देखो तो F क्या था, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स. सो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स आपको अगर याद हो तो वहां पर भी ऐसे बताया था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, his position is same like a bailee, so he should take care of the goods as the goods are his of own, correct, or as a ordinary prudence person would take. Plus if he has incurred any expenses he is entitled to recover that. और अगर ओनर इस गुड्स का जो कॉम्पेंसेशन वगैरह है वो आपको पे नहीं करता इन एक्सपेंसेस का, तो यू आर एंटाइटल्ड टू टेक अ रिफंड ऑफ द सेम. याद आ रहा है? ये पॉइंट हमने पढ़ा था ऐसा, राइट? सेक्शन 71, हाँ एग्जैक्टली धवल, बिल्कुल करेक्ट, सेक्शन 71. सेक्शन 71 के अंदर हमने इसको पढ़ा था. तो ये सेम प्रोविजन आपके पास यहाँ पर इधर आ जाता है. और इसमें क्या बताया है, अ पर्सन हु फाइंड सम गुड्स which do not belong to him is called as finder of the goods. Now it is the duty of the finder of the goods to find the true owner and surrender the goods to him. However, the finder of the goods has no right to sue the owner for the compensation for the trouble and expenses, ध्यान रखना, voluntarily incurred by him in finding the owner and preserving the goods found. However, he has a right to retain the goods, okay, against the owner until he receives such compensation, and where the owner has ordered specific reward on the lost goods, the finder may sue the owner for such reward and may retain the goods until then. तो जब तक उसको उसका रिवॉर्ड वापस नहीं मिलता तब तक he is responsible for, basically he is going to get the compensation for the same. So finder of the lost goods can ask for the reimbursement of the expenses, right? He can ask for this, but real owner अगर उसको पे करने से मना कर दे, the finder cannot sue and retain the goods until the it is मतलब until वो सारा सामान आपको वहां पर पेमेंट नहीं होता, right?
सो व्हेन फाइंडर ऑफ द थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट, कब कब सेल कर सकता है? दो सिनेरियो में सेल कर सकता है। सबसे पहला तो ये कि गुड्स अगर पेरिशिंग नेचर का है, मतलब खराब होने वाला है, आपको लगता नहीं है कि ये गुड्स ज्यादा चलेगा, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, कोई भी ऐसा सामान है जो आपको लगता है पेरिशेबल नेचर का है और ये गुड्स खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यू कैन बेसिकली क्लेम फॉर, आप मतलब उसको प्रिजर्व करके रखने से अच्छा आप उसको क्या करोगे? आप उसको बेच दोगे। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है, अगर आपके लॉफुल चार्जेस जो है, ठीक है, वो 2/3 ऑफ द वैल्यू से ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसकी रिकवरी के लिए आप क्या करोगे? आप सपोज करो 100 करोड़ का कोई सामान है, आपको अमाउंट रिकवर करना है 50 लाख रुपया। अब उस 50 लाख के रिकवरी के लिए आप उठा के पूरे 100 करोड़ के गुड्स को बेच देते हो, तो दैट इज नॉट अलाउड। 2/3 ऑफ द वैल्यू, वो एक्सीड करना चाहिए आपका 2/3 ऑफ द वैल्यू या उससे ज्यादा जो लॉफुल चार्जेस है, तो आपके पास राइट्स हो जाएगा कि आप उन गुड्स को क्या करो? मार्केट में ले जाकर बेच दो और अपने अमाउंट का रिकवरी करो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आप देखो, आपके पास आता है लियन। तो लियन जनरल लियन होता है और एक पर्टिकुलर लियन होता है। अब देखो लियन का क्या मतलब होता है, जब आप गुड्स की कस्टडी, फिजिकल कस्टडी अपने पास रखते हो। आपने ऑडिट के अंदर भी शायद पढ़ा होगा, ऑडिटर्स लियन, याद आ रहा है? ऑडिटर्स लियन आपने पक्का पढ़ा होगा कि अगर ऑडिटर को फीस आप पूरा पे नहीं करते हो, तो ऑडिटर के पास राइट है कि वो लियन को एक्सरसाइज कर ले। सेम चीज यहाँ पर भी आता है कि बेली के पास राइट है कि वो लियन एक्सरसाइज करे, और कब? जब देखो यहाँ पर बेलमेंट आपका किसके लिए था? जब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए था। और rendered, the Bailey has rendered any services which involves exercise of labor or skill in respect of the goods built, he has, in the absence of the contract to the contrary, has a right to retain the goods until he receives the due remuneration for the services he has rendered in respect of them। ठीक है, अब जैसे A delivers a rough diamond to B, a jeweler, to be cut and polished, which is accordingly done। Now B is entitled to retain the stone until it, उसके लिए उसको पूरा का पूरा पेमेंट नहीं मिलता। सेम वे मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया मेरे मोबाइल फोन का, इट्स द सेम थिंग। टेलर को आप कपड़े देते हो, उसको बोलते हो इसका आप मेरे को शर्ट स्टिच कर देना, और वो शर्ट स्टिच करने के बाद आपसे पैसे मांगता है, आप बोलते हो अच्छा कपड़े तो मेरे हैं, आप किस बात का पैसे मांग रहे हो? तो यहाँ पर फिर आपके पास क्या रहेगा? राइट रहेगा कि आप उसका पेमेंट यहाँ पर कर दो, राइट। बट हाँ ध्यान रखना, यहाँ पर उसने ऑलरेडी 3 महीने के क्रेडिट के ऊपर बात किया था, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर रिटेन करने का राइट नहीं रहेगा। हाँ 3 महीने बाद वो केस फाइल कर सकता है। तो आप ये पॉइंट और देख लेना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कुछ क्रेडिट पीरियड का टाइम पीरियड दिया हुआ है क्या, अगर क्रेडिट पीरियड गिवन है तो गुड्स आप इमीडिएटली दे दो, फिर आप बाद में यहाँ पे, जैसे इस केस में जो टेलर है वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता, लेकिन वो बाद में केस फाइल कर सकता है फॉर हिज चार्जेस। सेम वे आप यहाँ पे देखो, जनरल लियन ऑफ द बैंकर, फैक्टर, वॉरफिंगर, अटर्नी, पॉलिसी होल्डर्स, तो इन सब के लिए आपको क्या बताया हुआ है? दे हैव अ जनरल लियन, जो भी गुड्स उनके पास आते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे बैंकर के पास क्या राइट रहेगा? जनरल लियन ऑन द कैश, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट, सिक्योरिटीज विच आर डिपॉजिटेड विद हिम एंड फॉर एनी अमाउंट्स विच आर ड्यू। तो आप देखो, बैंक अगर आपके चार्जेस वगैरह आपसे रिकवर करना है, आप उन सब का पेमेंट नहीं कर रहे, सपोज एक बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है, और आईसीआईसीआई बैंक में आपका डेबिट मतलब एक सेविंग्स अकाउंट भी है, आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर रहे, तो आईसीआईसीआई बैंक के पास पूरा राइट होगा कि वो आपके डेबिट कार्ड से क्या कर सके? चार्जेस को डिडक्ट कर ले, या फिर लेट्स से आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उससे पैसों को एडजस्ट कर ले। तो ये आपके पास लियन का चार्ज रहेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे दिया, सेम वे ट्रांसपोर्टर को आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्टर के पास राइट रहेगा कि जो भी गुड्स उसके पास आया है उस गुड्स को रिटेन करके यहाँ पे रख ले, राइट। तो ये आ जाता है आपके पास जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। तो जनरल लियन के अंदर बेसिकली जो भी गुड्स होगा वहां पर आ जाएगा, और पर्टिकुलर लियन इज फॉर द स्पेसिफिक गुड्स। तो जैसे अगर आपको याद हो, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज याद आ रहा है? फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज ये काफी हद तक उसी तरीके से होगा। जनरल लियन जो
इन जनरल सारे गुड्स के लिए, अदर देन द स्पेसिफिक गुड्स जिसके ऊपर पर्टिकुलर लियन लग सकता है, उसके ऊपर आपका क्या लग जाएगा यहाँ पे, जनरल लियन लग जाएगा, राइट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एक आप रीड कर लेना, मुझे लगता है एग्जाम परस्पेक्टिव से ये एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे प्लेज। अब प्लेज में अगर आप चेक करो तो यहाँ पर बेसिकली दो लोग होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं पॉनर और एक होता है जिसको हम बोलते हैं पॉनी। अब देखो प्लेज भी क्या है, प्लेज भी एक तरीके का बेलमेंट ही है, बट ये एक स्पेसिफिक टाइप का बेलमेंट है। क्यों, आप प्लेज क्यों करवाते हो, इट इज फॉर द सिक्योरिटी of the performance or for the debt. So the bailment of the goods as a security for the payment of a debt or for the performance of the promise, this is called as pledge. अब यहाँ पर जो बेलर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉनर, और जो बेली होगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉनी। तो pledge is a variety or a species of the bailment only. The specialized way of a bailment is what it is, pledge. So it is a bailment of goods as a security for the payment of debt or performance of a promise. The person with whom the goods are being pledged, मतलब जिसके गुड्स को आप प्लेज किया जाता है वो हो जाता है पॉनर, और यहाँ पे जिसके पास गुड्स डिलीवर किया जाता है वो यहाँ पर क्या होता है, पॉनी, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द ओनरशिप। प्लेज के अंदर भी आप देखो जब आप किसी गुड्स को गिरवी रखवाते हो कहीं पर, तो ओनरशिप चेंज नहीं होता, खाली पोजेशन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। हाँ ऑफ कोर्स, जिसके पास आपने प्लेज करवाया है गुड्स को, अगर आप उसका पेमेंट टाइम पर नहीं करते हो तो उसके पास राइट आ जाएगा, द प्लेजी विल हैव द राइट, दैट इज द पॉनी विल हैव अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी विच इज बीइंग प्लेज्ड एंड रिकवर द अमाउंट। जैसे ए लेंड्स मनी टू बी against the security of the jewelry which is deposited by B with him. Now this bailment of jewelry is a pledge. Why? Because this is the security for the lending of the money. और अगर ये पैसे वो रिटर्न नहीं करता तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के पास राइट होगा कि वो उठाकर ये ज्वेलरी को क्या कर दे, उठाकर बेच दे। अब इसमें आप देखो बी इज द प्लेजर पॉनर एंड ए इज द पॉनी और द प्लेजी। इसके लिए एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल्स ऑफ द प्लेज, तो एसेंशियल्स ऑफ द प्लेज में आप सिंपली यही देखना, बेलमेंट के सारी चीजें होंगी, बस खाली यहाँ पर एक चीज और हो जाएगा, ये it is for the security performance. Okay, it is for the security performance. अब what are the rights of the pony और the pledgee? तो pledgee कौन है यहाँ पे, जिसके पास आपने, ये बेसिकली आपका एक तरीके से कौन हो जाएगा, your lender। तो लेंडर के पास क्या राइट रहेगा, he has a right to retain the goods जब तक कि आप उसका पूरा पेमेंट नहीं हो जाता। so where M pledged stock of certain goods for a certain loan from the bank, the bank has the right to retain the stock only for the adjustment of the loan and also for the payment of interest. Same way, right to retention of subsequent debt. So the pawnee can retain the goods pledged for any debt or the promise other than the debt for which they are being pledged. तो यहाँ पर किसी की राइट के लिए आप गुड्स को रिटेन करके रख सकते हो। देखो लियन के अंदर एक पॉइंट आप ऑटोमेटिकली ध्यान रखना, गुड्स का जो पोजेशन है एक इंसान से दूसरे इंसान के पास वॉलंटरली जाता है। अगर आपको ऑडिटर्स लियन भी याद हो तो क्लाइंट के पास से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आपके पास सॉरी वो वॉलंटरली आपके पास आना चाहिए। अगर वो वॉलंटरली आपके पास नहीं आता तो इन दैट केस ये आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा, मतलब देन दिस इज नॉट अ लियन। आपको अगर याद हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर याद है सेलर्स लियन, तो सेलर्स लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द बायर के पास से गुड्स आपके पास ऑथराइज्ड वे में आया हो। फिर आता है आपके पास राइट टू रिटेंशन फॉर द सब्सिक्वेंट डेट्स ऑल्सो, तो इन गुड्स को आप होल्ड करके रख सकते हो फॉर द सब्सिक्वेंट डेट्स उसके साथ। देन पॉनीज राइट फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, तो कोई भी अगर एक्स्ट्रा गुड्स एक्सपेंसेस आपने इनकर किया विच इज फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ द गुड्स विच आर प्लेज्ड, तो इसका भी आपके पास राइट हो जाएगा, यू विल हैव अ राइट टू रिकवर दोज एक्सपेंसेस। जो आपका डेट है वो तो आप रिकवर करोगे करोगे, प्लस आप ये एक्सपेंसेस को भी वहां पर रिकवर करोगे। फर्दर देखो द पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स द डिफॉल्ट, तो अगर पॉनर यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, तो अगेन पॉनी के पास राइट रहेगा
कि या तो वो गुड्स को रिटेन करके अपने पास रख ले, या फिर उसको एक रीजनेबल नोटिस दे कि अगर आप इस तारीख तक पे नहीं करोगे तो ये गुड्स को वहां पर हम फ्यूचर में ले जाकर सेल ऑफ कर देंगे। सेल करने के बाद अगर कुछ एक्सेस अमाउंट आपको मिल गया तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये देखो, द पॉनी शैल पे ओवर द सरप्लस टू द पॉनर। पॉनर के पास क्या राइट है, ही हैज अ राइट फॉर द रिडेम्पशन। तो जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, आपने अपना लोन का रीपेमेंट कर दिया, तो अब इन दिस केस आपके पास राइट होगा कि उन गुड्स को आप वापस से अपने पास मंगवाओ। ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ द पॉनी, सेम लाइक योर ओनर। आपको गुड्स का रीजनेबल केयर करना है, इंश्योर करना है कि उसका कोई अनऑथोराइज्ड यूज नहीं हो। ठीक है। इसके अलावा आपको गुड्स को रिटर्न करना होगा जैसे ही आपका डेट रीपे हो गया। आप उस गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करोगे। डू नॉट कैरी आउट एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द प्लेज, एंड इट इज द ड्यूटी टू रिटर्न द ए क्रिएशन ऑफ द टू द गुड्स। तो जो भी आपने यहाँ पर गुड्स को लिया उसको आप वापस से रिटर्न करके रखोगे। एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर, तो जो बोरोवर है, पॉनर इज द बोरोवर, ही इज लायबल टू पे द डेट। ठीक है। इट इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स पॉन्ड। देन अगर इन गुड्स के अंदर कोई डिफॉल्ट है तो ये राइट है उसका कि उसको बेसिकली इट्स हिज ड्यूटी कि वो डिस्क्लोज करे कि यहाँ पर क्या क्या फॉल्ट्स है पूरे। इसके अलावा अगर कुछ लॉस हुआ, ठीक है, ड्यू टू पॉनर्स डिफेक्टिव टाइटल, तो यहाँ पर वो इंडेमनीफाई भी करेगा। एंड पॉनिंग शुड सेल द गुड्स ड्यू टू द डिफॉल्ट बाय द पॉनर, देन द पॉनर मस्ट पे फॉर द डेफिसिट ऑल्सो। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि अगर सरप्लस होगा तो ये पॉनर को पे किया जाएगा। 1 लाख रुपए का उधार था, सामान बिका 1,80,000 में, तो ऑफकोर्स 80,000 आप रिटर्न करोगे। लेकिन यहाँ पे 1,50,000 का लोन था और आपका एसेट बिका 1 लाख रुपए का, तो जो 50,000 रुपए का नुकसान है वो नुकसान कौन पे करेगा, वो पॉनी पे करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि देखो आपने गुड्स को बेच दिया, अभी ठीक है ना, जो मिला वो आपका, मेरी गलती नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा। जो शॉर्टफॉल है उसके लिए यहाँ पर पॉनर खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंड प्लेज बाय नॉन ओनर, तो ये एक और आपका एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है कि कौन है जो बेसिकली ओनर नहीं है फिर भी गुड्स को प्लेज करवा सकता है। तो एक यहाँ पर आ गया आपका मर्केंटाइल एजेंट। जो मर्केंटाइल एजेंट है वो यहाँ पर कर सकता है, ऑफ कोर्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। विद द कंसेंट ऑफ द ओनर वो यहाँ पर गुड्स को प्लेज करवा सकता है, एंड ऑफ कोर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके पास आ जाता है प्लेज बाय द पर्सन इन पोजेशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपके पास गुड्स है विच आर अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको मिल चुका है वो ऑन द फ्रॉड कोअर्शन मिस रिप्रेजेंटेशन, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने रिसाइंड नहीं किया तो भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप प्लेज करवा सकते हो। इसके अलावा प्लेज वेयर द पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, तो इसमें आपका एक सिंपल एग्जांपल हो, मिस्टर एक्स फाइंड्स अ डिफेक्टिव मोबाइल फोन लाइंग ऑन द रोड, ही पिक्स अप, गेट्स इट रिपेयर्ड फॉर 5,000, he later pledges the mobile phone for 2,000 rupees. The true owner can recover the mobile phone only upon the paying of 5,000 rupees. तो यहाँ पर ये जो अपने एक्सपेंसेस किया, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड इंटरेस्ट है उसका, तो यहाँ पर ये भी अमाउंट आ जाएगा आपके पास, इवन दो वो उसका यहाँ पर ओनर नहीं है, इस मोबाइल फोन का वो ओनर नहीं है। फिर प्लेज बाय द को ओनर एंड प्लेज बाय द सेलर और बायर इन पोजेशन, ये हमने ऑलरेडी देखा था। सेलर even though he is not the owner but still he can do the pledge there, right? और ये डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज है, ये आप रीड कर लेना, बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है। इन केस यू फाइंड एनीथिंग जो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करता वो आप मुझे बता देना, आई कैन डिस्कस दैट। ये पार्ट मैंने आपको जानबूझ के रीड नहीं करवाया, दिस यू कैन रीड इट, बट कल हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये जो मर्केंटाइल एजेंट वाला पॉइंट है उसको पढ़ने के बाद विल अगेन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को, बेलमेंट एंड प्लेज? इजी, क्वाइट इजी, मतलब बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है ये आपका, कुछ इसमें इतना ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है। तो कल हम फिर लॉ ऑफ एजेंसी को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर, देन टेक केयर, बाय बाय।